नमस्ते। आज हम करेंगे विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित नाटक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। पहले परिचय देखेंगे और इसमें आज हम दो निबंध करेंगे जिसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और दूसरा निबंध होगा उत्तरा फाल्गुनी। तो दोनों ही एग्जाम में लगे हुए हैं हमारे यूजीसी नेट की यूनिट 9। आज मैंने पूरा निबंध का सार न लेके मेन जो कथन दिए गए उससे संबंधित दोनों निबंध एक साथ। पहले करते हैं विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्या निवास मिश्र का परिचय। इनका जन्म 28 जनवरी 1925 पकड़िया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भाषा हिंदी है। विद्या में इन्होंने कविता और निबंध लिखे हैं। मुख्य कृतियाँ हैं स्वरूप विमर्श, कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छांट, तुलसीदास चंदन घिसे, भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दे, फागुन दुई रे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, भारतीय संस्कृति के आधार, ब्रह्मानंद का पचड़ा, रहीमन पानी राखिए, राधा माधव रंग रंगी, लोक और लोक का स्वर, वाचिक कविता अवधि, वाचिक कविता भोजपुरी, व्यक्ति व्यंजना, सपने कहाँ गए, साहित्य के सरोकार, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, हिंदी और हम, आज के हिंदी कवि आगे। देखिए यहाँ पे जो ये रचना है ये तुलसीदास है। सम्मान, इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। निधन है इनका 14 फरवरी 2005 ईस्वी में। अब यहाँ से करते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा शीर्षक संकलन से लिया गया। इसमें कुल 17 निबंध हैं। पहला निबंध है 17 निबंध संग्रहित हैं। मुकुट मेला और नुपुर, विंध्या की धरती का वरदान, अमरकंटन की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर हुई है शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचूरियों की राजधानी गुर्गी, रुपैला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित साम, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गए बालू के ढूंढ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अपनी बात भूमिका है। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने और आधे नए हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की ययावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप है, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विद्या प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था। एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुँचा। विषय वस्तु निबंध की। लेखक विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। तो क्वेश्चन यहीं पे बनेगा कि ये किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। लेखक कौन है? विद्या निवास मिश्र। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों, व्यवहारों में अंतर, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरकस भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे इसमें महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कथन है, महीनों से मन बेहद उदास। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। नेक्स्ट कथन है, अभी 2-3
रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। बचपन में दादा दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर भी यही गीत विहल होकर गाती है। मेरे लाल को कैसा वनवास मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती तो गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने का हो, उसको निर्वासन पहले से ही बधा है। जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मृद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बरादरी से बाहर रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगला आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। बंधनवार ने दिखाकर देखकर बटोरी हुई रस्सी की शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट में ओधाई हुई अधफुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। यहाँ से लेके इसका इम्पोर्टेंट लाइन है। और मंगलवार डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बार भी बंद हो जाता है। लगदी अवध भयावह भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, पूछी जा सकती है कि यह पंक्तियां किस निबंध की है। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसे काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे से देखने से डर लगता है। नेक्स्ट कथन है, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की उदोन्मुख चेतना की यह कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नेक्स्ट कथन है, उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्त्र सीता का धूरा निर्वासन। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है, और सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते हैं, और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। नेक्स्ट कथन है, अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन मन में भीग रहे हैं। नेक्स्ट कथन है, इतने मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही है अनचाही दोनों की तरह की है, हजार चीज़ों में है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे
बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जांत सार गीती हल्की सी सिरन पैदा कर जाती है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनि में कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर से कही रहा है, घास के नीचे दबी हुई है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस और राम मुंह मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किशोर किशोर बता दो सखी। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। यहाँ पे ये निबंध खत्म समाप्त होता है। अब दूसरा निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास 1947 ईस्वी में कुबेरनाथ राय द्वारा रचित यह निबंध विषाद युग निबंध संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी। यह एक प्रमुख ललित निबंध है। विश्वनाथ तिवारी के अनुसार इंपोर्टेंट कथन है, कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। निबंध की विषय वस्तु, यह निबंध शुक्लोत्तर युग के एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध परंपरा के सशक्त निबंधकार कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित है। इस निबंध में कुबेरनाथ जी ने मनुष्य जीवन में और ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। इस निबंध में रचनाकार ने मनुष्य की जीने की लालसा और जवान बने रहने की भूख को भी दिखाया है। साथ ही अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृष्टि से व्याख्यात किया है। प्रमुख उदाहरण, वर्षा का अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदय पचीसी सावन मन भावन बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विधुन में भाद्रपद के काम क्रोध मोह का तमिश सुख भोगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और बाद फलागम निमिषिस की प्रतीक्षा जो हमारे हाथ में है, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कथन है, जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत झरा बाल झरा गलितम पलितम मुन्नम कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है, जवानी एक चमाचम धार धार खड़ग है, उस पर चढ़कर अधिधारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है। युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख कन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर प्रवचन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हो गया था। किस वर्ष में? 27 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ था? वनवास। किसे? रामचंद्र जी को। इम्पोर्टेंट कथन है इसमें किन किन चीज़ों का
किन किनों का नाम आया? यीशु का, और सरमन ऑन द माउंट का, राम जी का, सलीब का, तो ये सब वाल्मीकि, रामचंद्र, तो इनका इसमें कथन में नाम आया है। तो नाम से क्या होगा? कूट वाले क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। 30वां दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदय पच्चीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं। परंतु मुझे स्मरण आता है कि दोस्तों वह इसकी जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ। 40 वर्ष की ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की त्रसा आश्लेष और मघा के जल से तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मघा की जल श्रेष्ठ है। उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मधा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रति क्षण और ही और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसके भी कोई बूंद स्थिर नहीं है। अयाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझ 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि वैसे ही अनुप्राणित हूँ और आविष्ट रहूंगा। जैसे चुंबक के आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान है। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी। उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा, जो बार बार अप्राप्य है। वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। यह बिल्कुल न्यायसंगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बलख्यों खिल्लियों को अपने भविष्य के यश और अपयश का पट स्वयं बनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे और अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काटने का अवसर पा सके। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ, जो 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था। इम्पोर्टेंट कथन है कि उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया, हमें स्वीकार करना होगा। उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा। उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं है, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और आमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल
धारा के हुक्म को अस्वीकार करते हुए कह रहा है कि मूल्य क्या भी हो, मूल्य क्या तोड़ने की चीज़ है जो तोड़ोगे, वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्य है, रोधवती और तटनी नहीं है। यों यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट कथन है, कवि या किसी भी साहित्यिक क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। जो पुराने के अस्वीकार से ही नए आविष्कार का संभव है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भाव विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है। इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सृजक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बातें हों, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही हार्मोनिक संस्कृति की दो संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, विरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। और एक दिन वह भी जाएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, यानी कि 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, बहुत होगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थम चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्ष, अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानियों के माकांतर में, पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के शान की तरह जवान हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब बस इस निबंध के आपके 2 निबंध बचे हैं जो कल पूरे हो जाएंगे।